हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं हमारा सीटेट का पेपर जो 7 जुलाई को हुआ था। पेपर 2 है साइंस का। इस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कैसा पेपर आया था, कैसा प्रश्न पूछा था हमसे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे अभ्युदय क्लासेस यूपी तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, ठीक। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरनें वितरित करता है और उन्हें कोड़ों का योग ज्ञात करने के लिए कोड़ों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। अब आपसे पूछा है कि शिक्षण की यह विधि किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि का उदाहरण है, विश्लेषणात्मक विधि, उपागम है या खोज विधि है या शिक्षक केंद्रित उपागम है? तो शिक्षक केंद्रित उपागम तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा? यह खोज विधि का एक उदाहरण है, ठीक। खोज विधि में शिक्षार्थियों को सीधे पढ़ाए जाने के बजाय क्या होता है, स्वयं जानकारी तलाशने और पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये हम सभी को पता है बातें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे किसके रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। भावात्मक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, मनोगत्यात्मक ज्ञान क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार, मूल्यों आदि से संबंधित होता है उसे हम भावात्मक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। भावात्मक क्षेत्र में वह सीख शामिल है जो भावनाओं, दृष्टिकोणों, प्रशंसाओं और मूल्यों से संबंधित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है? आपको बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार गणित में कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। गणित में शॉर्टकट खोजना, गणितीय सूत्र का सामान्यीकरण या दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। यह समझना कि गणितीय तकनीक का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है। तो हमारा एकमात्र सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, गणित में शॉर्टकट खोजना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हमने क्या किया है, 2-4 क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के वो गणित के लगाए हुए हैं। इसके बाद सीधा हम लोग बस साइंस के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझाता? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आकलन के अर्थ को नहीं समझाता है। तो पहला ऑप्शन है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का निदान करने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह विद्यार्थी के प्रदर्शन पर जानकारी एकत्रित करने का एक तरीका है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। यह मूल्यांकन है, बिल्कुल है। लेकिन यह विद्यार्थी को नामांकित करने में सहायता करता है, ये ऑप्शन जो है हमारा निगेटिव है, गलत है। लेबल करने में सहायता नहीं करता है, ठीक। तो जो गलत है ये हमारा वही क्या है, सही है। आकलन के अर्थ को नहीं समझाता मतलब कि विद्यार्थी को आप लेबल नहीं कर सकते, लेबलिंग नहीं कर सकते, उनका नामांकित करने में सहायता करता है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वैन हेले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है, किसमें? आरोही स्तरों में, ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित करना है। पहला है ऑप्शन ए, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान। दूसरा, विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण या ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढना। फिर है ज्यामितीय आकृतियों की जैसी वे हैं उसी रूप में पहचान। अब सही विकल्प आपको चुनना है। कैसे होगा ये व्यवस्थित? तो सबसे पहले आएगा हमारा ज्यामितीय आकृतियों की जैसी वे हैं उसी रूप में पहचान, पहले आ गया डी। उसके बाद है हमारा ऑप्शन बी आएगा, मतलब कि विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसके बाद ए आ जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढेंगे।
तो ए के बाद सी, मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या है, चौथा सही है, DBAC। ओके, क्लियर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें हमसे पूछा है कि NCERT के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं। घातांक और घात सम्मिलित नहीं किए गए हैं किसमें, उच्च प्राथमिक स्तर पर। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, किसमें आपसे पूछा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक, संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा टॉपिक जो है हमारा सम्मिलित नहीं किया गया है। तो घातांक एवं घात क्या है, सम्मिलित है। ठीक, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। वर्गमूल और घनमूल है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। भिन्न भी है, ये भी नहीं होगा। पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा, सम्मिश्र संख्याएं, ये नहीं है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। आपसे पूछा है कि गणित में जो उपपत्तियां होती हैं उसके संबंध में सबसे कम उपयुक्त इनमें से कौन सा कथन है। पहला है ऑप्शन हमारा, यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क को मान्य करने में मदद कर सकता है, बिल्कुल करता है। दूसरा है, उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। तीसरा, यह व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय परिणाम सत्य क्यों होना चाहिए। और चौथा विकल्प है हमारा, यह संबंधों को उजागर करने में मदद करता है और गणित की अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो इसमें हमारा विकल्प जो दूसरा है वही सही है, कि इसमें सबसे कम उपयुक्त क्या है, उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब देखते हैं क्यों। क्योंकि गणितीय उपपत्तियां जो होती हैं तार्किक तर्क हैं, जो गणितीय कथनों की सच्चाई को स्थापित करते हैं। वे गणित का एक मूलभूत हिस्सा होते हैं जो कि कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसे कि परिणामों को मान्य करना या समझना कि ये सत्य क्यों है, और गणितीय संरचनाओं के भीतर गहरे संबंध की खोज करना। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मकता का संकेत नहीं है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान की कार्यनीतियों का उपयोग करते हैं, हाँ करते हैं। ठीक, दूसरा है, विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा है, विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं। और चौथा है, विद्यार्थी लचीली सोच में सक्षम है। तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प तो हमारा सही है। आपने पूछा है कि गणित में रचनात्मकता का संकेत क्या नहीं है, आपको ये बताना है कि गणित में क्या रचनात्मकता का संकेत नहीं है। तो रचनात्मकता के लिए हमें क्या होगा, अभिसारी चिंतन की नहीं बल्कि अपसारी चिंतन की जरूरत होती है। अभिसारी चिंतन का क्या तात्पर्य होता है, किसी समस्या का एकल मतलब सही समाधान ढूंढना, ये बातें हमें पता है। ठीक, तो रचनात्मकता के लिए अभिसारी चिंतन का उपयोग नहीं होता है, इसीलिए हमारा विकल्प तीसरा जो है सही है। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन है जो आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। पहला है, रूब्रिक में विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है। रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। रूब्रिक का एक निश्चित पैमाना होता है, या रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की सूची होती है। तो आपको इसमें बताना है कि रूब्रिक के लिए क्या सत्य नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा है बिल्कुल सही, रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ से आते हैं हम हमारे साइंस के क्वेश्चन पे। तो देखते हैं इसको। पहला है, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। ए है, अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में, किसी मामले पर बहुपरिप्रेक्ष्यों का विकास करने में, नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में, और चौथा है हमारा डी, विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। तो आपको बताना है इसमें से
कौन सा ऑप्शन है जो सत्य है तथा कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा में सहायता करेगा या करती है। ऑप्शन ए, बी और सी हमारा बिल्कुल ही सही है ऑप्शन, ठीक, मतलब कि चौथा विकल्प सही है। आगे देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, वायु गर्म होने पर फैलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए जाने पर चूने का जल दुधिया हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करते हैं। अब ये चार विकल्प देख के हमसे क्या किए कहा है, यदि अवलोकन ओ द्वारा निरूपित है एवं आई द्वारा निष्कर्ष है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, मतलब कि जो अवलोकन हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, निरूपित रहेगा। वो जो है आपका वो प्रत्यक्ष संवेदी अनुभव या माप है। मतलब कि इस प्रश्न में क्या हमें कहा है, अवलोकन कथनों के आधार पर अवलोकन जो ओ है और अनुमान आई के बीच अंतर करने की आवश्यकता है यहाँ पे हमको, जो रासायनिक गुणधर्मों और अभिक्रियाओं के बारे में है। तो अवलोकन क्या होता है, प्रत्यक्ष संवेदी अनुभव या माप है, जबकि अनुमान उन अवलोकनों से निकाले गए तार्किक निष्कर्ष हैं। तो हमको बताना है कौन सा इसमें अवलोकन है और कौन सा तार्किक निष्कर्ष निकाला जाएगा। देखते हैं। ओ के स्थान पर क्या आएगा, सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए जाने पर चूने का जल क्या हो जा रहा है, दुधिया हो जाता है। ठीक, आई क्या है हमारा निष्कर्ष, सबसे पहले धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, ए हो जाएगा। फिर वायु गर्म होने पर फैलती है, बी, और उसके बाद डी है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो इसमें हमारा विकल्प पहला जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि जब एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है, तथा जब द्रव बी में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है। उपरोक्त सूचना के आधार पर द्रव का घनत्वों की तुलना नहीं की जा सकती। द्रव ए का घनत्व द्रव बी के घनत्व से अधिक है, नहीं है। दोनों द्रव का समान घनत्व है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प पहला जो है वही सही है। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्वेषण के बारे में सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में सही है। पहला है ए, परिणाम क्रियाविधि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा है किसी अनुसंधान या अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। आंकड़े और साक्ष्य मतलब जो प्रमाण होता है समान होते हैं। उसके बाद है कोई भी सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो इसमें हमारा ए और सी तो ऐसे ही हट गया विकल्प जो है। इसमें क्या सही हो जाएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में कि किसी अनुसंधान या अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं और कोई भी सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है। मतलब कि बी और डी विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही है, मतलब ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। दूसरा, उभयलिंगी पुष्प स्वपरागण तथा परपरागण दोनों प्रकार के परागण कर सकते हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो इसमें जो है हमारा विकल्प पहला गलत है। स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, यह कथन क्या है, बिल्कुल ही गलत है, असत्य है। क्यों? क्योंकि स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों मतलब कि जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, और एक लिंगी पुष्प में एक लिंगी पौधों में हो सकता है जहां नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, मक्का। फॉर एग्जाम्पल आप मक्का को ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं, इसलिए यह कहना गलत है कि स्वपरागण केवल क्या होता है, द्विलिंगी पुष्पों में होता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ठीक। लेकिन दूसरा विकल्प जो है उभयलिंगी पुष्प स्वपरागण तथा परपरागण दोनों प्रकार से परागण कर सकते हैं, यह ऑप्शन हमारा सही है, बी।
मतलब कि ये कथन सत्य क्यों है? क्योंकि द्विलिंगी पुष्पों में नर और मादा दोनों भाग होते हैं, जो उन्हें स्वपरागण और परपरागण दोनों में भाग लेने की अनुमति देते हैं। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है और बी सही है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे स्वपरागण को आप ऐसे समझेंगे, पौधों में 2 प्रकार के परागण होते हैं, हमें पता है कौन कौन से, स्वपरागण, परागण और परपरागण। अब स्वपरागण कैसे समझेंगे, यह तब होता है जब क्या होता है, एक पुष्प के परागकोश मतलब कि नर भाग से पराग उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि जो मादा भाग होता है उसका उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाता है। यह आमतौर पर क्या होता है, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्पों में होता है, जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। ठीक, स्वपरागण को आप ऐसे समझेंगे। और परपरागण क्या होता है, इनमें एक पुष्प में के परागकोश से पराग को उसी प्रजाति के एक अलग पौधे के पुष्प में वर्तिकाग्र में स्थानांतरित करना शामिल होता है। ठीक, द्विलिंगी पुष्प स्वपरागण और परपरागण दोनों में भाग ले सकते हैं, इसीलिए इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, द्विलिंगी पुष्प को। अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं भी कंफ्यूजन थोड़ा भी होता है तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार चेक करूँ और इसको और अच्छे से क्लियर करूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार और बताने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक बार चेक किया करूँ कमेंट बॉक्स और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है? पहला है, यह भूजल का संरक्षण करता है, बिल्कुल करता है, सही है। दूसरा है, यह स्थानीय अपप्लावन को कम करता है, हाँ करता है। सी है विकल्प हमारा, यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। और नेक्स्ट है, इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग हम लोग फसलों की सिंचाई के लिए भी करते हैं, गाँव में आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए, बी और डी सही है, लेकिन तीसरा जो है ये गलत है, यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, इसीलिए ए, बी और डी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों की उत्पत्ति एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं? आपको बताना है इनमें से कौन से कारक है जो पृथ्वी पर पवनों की उत्पत्ति एवं बहाव के लिए उत्तरदायी होंगे। पहला है पृथ्वी का अनियमित परिवर्तनीय तापन, दूसरा महासागरों का अनियमित या परिवर्तनीय तापन, या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, या पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो इसमें पृथ्वी का अनियमित यानी कि परिवर्तनीय तापन और महासागरों का परिवर्तनीय तापन, ए और बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभी कथन आपको दिया है, एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और इसका अभिकथन का तर्क क्या दिया है कि टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। आपको बताना है ये सही है कि नहीं है। तो इसमें क्या है हमारा सही, ए सही है। अभिकथन जो है वो बिल्कुल ही सही है। एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, हमें पता है, लेकिन टंगस्टन का जो है वो निम्न प्रतिरोध नहीं होता है बल्कि उच्च प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे तर्क हमारा गलत तो हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। इसके साथ हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में लिंग यानी कि जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। लिंग संबंधी संवेदनशील भाषा के उपयोग को, बी है रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच या परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को, या लिंग आधारित समूह बनाने को, या विभेदीकृत निर्देश एवं आकलन के प्रयोग को। बताएंगे कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें विभेदीकृत वगैरह हमें करना नहीं, समूह वगैरह बनाना नहीं है, तो ऑप्शन विकल्प हमारा पहला ए और बी सही हो जाएगा। यानी कि लिंग संबंधित संवेदनशील भाषा के उपयोग को और रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच करेंगे, परख करेंगे, विद्यार्थियों को उसमें संलिप्त करेंगे। ए और बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है।
इसमें आपको पूछा है सही नहीं है, इस चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा है। गैसों में चालन नहीं होता है। दूसरा, सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं के समान प्रकार से प्रवाहित होने देते हैं, यहाँ पे देते हैं कर लीजिएगा। द्रव की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है। या चौथा है, ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे पहले विकल्प के साथ ही हम जाएंगे, गैसों में चालन नहीं होता है। ठीक, बाकी सारे सही हैं, तो वो गलत है। ये गलत है मतलब कि सही है, क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा है। तो गैसों में चालन नहीं होता है, ये सही नहीं है, तो इसके साथ हम सही करके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। ए है विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है विद्यार्थियों के बीच भेद करने का, और तीसरा है संप्रेषण विकसित करने का। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का, वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का, या विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकार करने का। तो हमको बताना है कि विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य क्या हो सकता है, इनमें से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। पहले उसको छांट के हम अलग कर लेंगे, हटा लेंगे, फिर क्या हो सकता है वो हमें अपने आप मिल जाएगा। ए है विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, मतलब कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए। तो ये तो उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रश्न छात्रों को मानक उत्तरों से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, जिससे कई समाधान या दृष्टिकोण की अनुमति मिलती है, और यह आलोचनात्मक जो सोच होता है उसको बढ़ावा देता है। और छात्र प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए जानकारी का विश्लेषण, मूल्यांकन जो भी होता है उनको करना चाहिए, और करने के लिए फिर वो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है विद्यार्थियों के बीच भेद करने का, मतलब कि छात्रों के बीच अंतर करना। इसका मतलब हो जाएगा छात्रों के बीच अंतर करना, अर्थात कि अलग अलग प्रश्न क्या होता है, शिक्षक को ये समझने में मदद कर सकते हैं, शिक्षक की अलग अलग छात्र कैसे, किस स्तर का, किस प्रकार सोचते हैं, और समस्याओं का सामना कैसे वो कर सकते हैं, कैसे करते हैं। ठीक, प्रश्नों की खुली प्रकृति छात्रों की विचार प्रक्रियाओं में जो भी भिन्नता होती है उनको प्रकट करती है। इस प्रकार क्या होता है कि छात्रों की रचनात्मकता, यानी कि जो उनकी तर्क कौशल और समझ की गहराई है, उसके संदर्भ में उनके बीच अंतर करने में मदद मिलती है। शिक्षक ये बात समझ जाते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के बीच भेद करने का। यहाँ पे आप इसको निगेटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि ये छात्रों के बीच अंतर करने का अर्थ इसका इस तरह से है कि अलग अलग प्रश्न क्या होते हैं, शिक्षक को ये समझने में मदद कर सकते हैं कि छात्र किस तरह का अलग अलग कैसे सोच सकते हैं, कैसे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो गया। इसके बाद है संप्रेषण विकसित करने का, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्या होगा, बल्कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का। अभी जैसा कि मैंने आपको विद्यार्थियों के बीच भेद करने का बताया, तो उसमें आपको पता चल जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का अलग अलग तरह के सवाल अक्सर रचनात्मक और उच्च स्तरीय सोच वाले जवाब देते हैं। जो छात्र लगातार अनोखे व्यवहारिक जवाब देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली के रूप में उनको पहचान सकते हैं, क्योंकि वे उन्नत तर्क और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए तो ये ऑप्शन भी हमारा सही जाएगा हमारे साथ। उसके बाद है ई, वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का। अब यहाँ पे वैकल्पिक अवधारणाएं अभी आगे भी हमने एक क्वेश्चन में समझा था। जब छात्र अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो वे अक्सर गलत धारणाएं, मतलब कि वैकल्पिक अवधारणाएं प्रकट करते हैं। यहाँ पे आप गलत धारणाओं को गलत तरीके से नहीं लेंगे, उसको हम सही वे में लेंगे, वैकल्पिक धारणाओं में। ठीक, तो जब छात्र अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो वे अक्सर गलत धारणाएं या वैकल्पिक अवधारणाएं प्रकट कर देते हैं। तो शिक्षक क्या होता है, शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में गलतफहमियों को दूर करने और उन्हें सुधारने के लिए इन प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये क्या होगा, ये तो ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, उसके बाद है विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकार करने का, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे बस सही हमारा ए, बी, डी और ई। तो हम किसके साथ जाएंगे, तीसरा विकल्प में हमारा है ए, बी, डी और ई, ये सही है। ओके, क्लियर हुआ ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र को वर्णित करेगा। समृद्ध
एकल संचारी या समवृत्त द्विक संचारी या विवृत एकल संचारी या विवृत द्विक संचारी। तो समवृत्त द्विक संचारी हमारा विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं सर्कुलेशन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है? उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो सही नहीं है भाई, ये तो गलत है, क्योंकि उन्हें चुनौती दी जा सकती है। दूसरा है वे भौतिक परिघटनाओं के लिए विवेचन प्रदान करते हैं। ये भी गलत है। कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हमें तो तीसरा ही दिखाई सही दे रहा है। वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं, जबकि ये चौथा भी गलत है। वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं। एकमात्र विकल्प सही हमारा क्या है? वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। तो इसी के साथ हम जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन दिया है स्थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। अब इसका कारण क्या दिया है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। आपको बताना है सही क्या है, गलत क्या है। अब आप कुछ न कुछ बताएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? गलत दोनों हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। ठीक, सही कुछ नहीं है, दोनों ही गलत है। क्योंकि अभिकथन, ये हमारा अभिकथन क्या दिया है? स्थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का स्तर जो होता है, ऑक्सीजन के स्तर कम होने के कारण जलीय जीव अधिक बार सांस लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया कि जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है, क्योंकि वो तो उनकी जलीय जीव जो है वो अधिक बार सांस लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन के स्तर कम होने के कारण वो अधिक बार सांस लेते हैं। तो श्वसन दर धीमी तो होगी नहीं। अभिकथन ये गलत हो गया। अब कारण दिया है इसका, वो भी तो गलत ही है। हमारा यहाँ पे दिया है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन जो है कि उसकी बड़ी मात्रा जलीय जीवों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। ये कथन क्यों गलत है? क्योंकि घुलित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा वास्तव में श्वसन को सुगम बनाती है। ठीक, उच्च श्वसन दर की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों ही गलत है। मतलब कि ऑप्शन दूसरा जो है इसमें दिया हुआ है वही सही है हमारा। नेक्स्ट है अभिकथन। इसमें भी और तर्क दिया है कि सिनेमा हॉल और कॉन्सर्ट हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं। तर्क क्या है कि एक वक्रित सतह के टकराने से के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। अब आप बताएंगे इसमें क्या सही है क्या गलत है। इस क्वेश्चन में हमारा अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। मतलब कि सिनेमा हॉल और कॉन्सर्ट की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं। तर्क इसका भी सही है, क्योंकि एक वक्रित सतह के टकराने के पश्चात ध्वनि की तरंगें क्या होती है? सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। तो दोनों सही हैं। और तर्क जो है अभिकथन का सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प तीसरा सही है। नेक्स्ट है उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? क्या नहीं होता है? उर्वरकों और कीटनाशकों का आप बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो इनमें से क्या नहीं होगा? सुपोषण, जैव आवर्धन, मृदा अपर्दन या नाइट्रीकरण। बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें जो होगा हमारा विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, मृदा अपर्दन। क्यों? क्योंकि मृदा अपर्दन जो है सीधे उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? ये खराब कृषि पद्धतियाँ मृदा अपर्दन में योगदान इसमें करती हैं। यह घटना जो है हवा और पानी की गति जैसी भौतिक प्रक्रियाओं से सबसे अधिक जुड़ी होती है। मृदा अपर्दन हमें पता ही है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? उर्वरकों और कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो मृदा अपर्दन नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एक कार में ओडोमीटर क्या मापता है? अब आपको बताना है क्या कार में ओडोमीटर क्या मापता है। कार की औसत चाल मापता है, या कार का त्वरण, या कार की द्वारा तय की गई दूरी। तो एक कार में जो ओडोमीटर होता है वो कार द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट,
निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पणों की पहचान कीजिए। जब आपको इस सारणी को देखना है और दर्पणों की पहचान करना है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार, आपको बताना है इसमें से कौन सा दर्पण है। दर्पण ए जो है उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, आभासी और सीधा है, और आकार कैसा है, वस्तु के समानुरूप। तो ये तो क्या है, ये तो समतल है। यहाँ पे ए में अवतल दिया है, ये हम हटा देंगे, अमुखी हटा देंगे, दो में समतल है। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। ए समतल हो गया। बी में दिया है वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार कैसा, वस्तु के समानुरूप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी अवतल हो जाएगा। ठीक। सी है वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब का आकार जो है बड़ा है, तो ये भी हमारा अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट है डी, आभासी और उल्टा आकार में छोटा, ये अवमुख हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो ए है यही सही है। ए जो है समतल है, दूसरा जो है बी अवतल, तीसरा भी अवतल और अवमुख। ठीक, ऑप्शन पहला जो है वो सही है, उसके साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों मतलब ऊंचाइयों पर समरूप 3 छिद्र किए गए, बोतल को जल से भर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छिद्रों से जल के बहाव के बारे में सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। ए दिया है निम्नतम छिद्र से जल अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। बी है उच्चतम छिद्र से जल अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, या सभी छिद्रों से जल समान रूप से बाहर आएगा। डी है निम्नतम छिद्र से जल अधिकतम दूरी पर गिरेगा। ई उच्चतम छिद्र से जल अधिकतम दूरी पर गिरेगा, और सभी छिद्रों से जल समान दूरी पर गिरेगा। तो इसमें हमको दो बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो पहला हमारा है ए, निम्नतम छिद्र से जल क्या होगा, अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, ये तो बिल्कुल ही सही है। इसके बाद क्या है, डी है निम्नतम छिद्र से जल क्या होता है, अधिकतम दूरी पर गिरेगा, ये भी हमारा सही है। तो किसके साथ जाएंगे हम, दूसरे ऑप्शन के साथ, मतलब ए और डी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ज्वाला का रंग निर्भर करता है, किस पर ज्वाला का रंग निर्भर करता है। जलने वाले पदार्थ की प्रकृति पर, की आपूर्ति, ऑक्सीजन आपूर्ति पर, की परिवेश के तापमान पर। तो जो ज्वाला का रंग है वो जलने वाले पदार्थ की प्रकृति और ऑक्सीजन आपूर्ति पर निर्भर करता है, मतलब कि ए और बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक। नेक्स्ट है कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार, चित्रांकन, या परियोजना जांच सूत्र सूची चित्रांकन, या चित्रांकन जांच सूची साक्षात्कार, या पत्राधान सामूहिक परिचर्चा, या नैदानिक प्रश्नावली। तो इसमें क्या होगा हमारा, नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं चित्रांकन। ओके। नेक्स्ट है, सुनीता ठंडे जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है। आपको कौन सा अवलोकन सही नहीं है वो बताना है। सुनीता क्या कर रही है, ठंडे जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल दे रही है और अवलोकन को लिख रही है। तो इसमें आपको बताना है क्या सही नहीं है। हाइड्रोजन गैस विकसित होगा, बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है, हाँ। पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है, बिल्कुल। यह उष्माशोषी अभिक्रिया है, यह ऑप्शन हमारा गलत है, और पूछा हमसे क्या है, सही नहीं है, तो इसीलिए ये सही है। ठीक, ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षारक में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती है। आपको बताना है अम्ल में किसका क्या रंग परिवर्तन होगा और क्षार में किसका क्या रंग परिवर्तन होगा। सबसे पहला दिया है हल्दी, तो अम्ल में होने वाला इसका रंग परिवर्तन क्या है, कोई परिवर्तन नहीं। और क्षार में क्या होगा, क्षारकों में हल्दी क्या होती है, लाल भूरे रंग में बदल जाती है, ये हमें पता है। आप घर पे एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो एक इस जगह पे क्या होगा, रक्ताभ भूरा, पीला तो होगा नहीं क्योंकि लाल भूरे रंग में बदल जा रहा है, तो पीला वाला ऑप्शन हम हटा देंगे, रक्ताभ भूरा। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे लाल भूरे रंग का हो रहा है तो रक्ताभ भूरे के साथ जाएंगे। दूसरा है गुड़हल यानी कि चाइना रोज,
गहरा गुलाबी अम्ल में उसका परिवर्तन हो रहा है और क्षार में कैसा होगा, वो क्षार में जो होता है हरे रंग में बदल जाता है। ठीक, अगर आप यहाँ से भी कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा हट गया, क्योंकि हल्दी अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और क्षार में क्या होता है, वो लाल भूरे रंग में बदल जाता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमने ऐसे ही रिमूव हटा दिया। ठीक, तो 2 ऑप्शन जब हटा दिया तो हमारे पास 2 विकल्प बचता है। अब इसको हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे से इसको ध्यान से एक बार देखेंगे। सबसे पहले मिथिल ऑरेंज के पास आएंगे। यहाँ पे आपको दिया अम्ल में इसका रंग हमें पता है कैसा होता है। अम्लों में मेथिल ऑरेंज का रंग लाल या नारंगी रंग में ये बदल जाता है। तो सीधा हम देखेंगे मेथिल ऑरेंज चौथे नंबर पे है, यहाँ पे नारंगी का है, यहाँ पे रंगीन दिया है तो ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया। ठीक, यहाँ पे ऑरेंज नारंगी एक ही जगह है, इसके साथ हम चले जाएंगे और तीसरा ऑप्शन सही कर देंगे। लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं। गुड़हल चाइना रोज क्या है, गहरा गुलाबी अम्ल में इसका रंग, लेकिन क्षार में क्या होता है, ये हरे रंग में बदल जाता है। ठीक है, हरे रंग में बदल गया। उसके बाद फिनोफ्थलीन क्या है, ये जो है अम्ल में इसका रंग ऑरेंज नहीं बल्कि क्या होता है, ये रंगहीन हो जाता है। तो एकमात्र हमारा विकल्प जो सही है वह है तीसरा। ठीक, नेक्स्ट, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाला जुड़वा होते हैं। क्या होते हैं, समरूप अथवा भ्रातृ हो सकते हैं, सदैव संयुक्त होते हैं, समरूप होते हैं या भ्रातृ होते हैं। बताएंगे कौन सा विकल्प सही है। तो आइडेंटिकल ये सब तो होगा नहीं, यहाँ पे हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा सही। पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाला जुड़वा भ्रातृ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साइंस इज इंक्वायरी जांच पड़ताल के रूप में विज्ञान को चित्रित करता है। बताना है आपको। नारियल के पेड़ यानी कि वृक्ष के 5 उपयोग की सूची बनाना, नहीं। विभिन्न पत्तियों में शिरा विन्यास के प्रकारों का निरीक्षण करना या दिए गए पादपों का शाखों, झाड़ियों एवं वृक्षों में वर्गीकरण करना। चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। साइंस इज इंक्वायरी को चित्रित करता है। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, हाँ है। श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी सही है। S1 और S2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना। दूसरा, परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक यानी कि संख्यात्मक समस्याओं को हल करना। विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना या विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। ये चौथा ही विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ए का परमाणु क्रमांक 13 है तथा बी का परमाणु क्रमांक 17 है। ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र हो सकता है। आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। AB3 चौथा विकल्प हमारा सही होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है, आई थिंक एक और क्वेश्चन है बस, इसके बाद वीडियो खत्म होगी और अगले वीडियो में हम फिर प्रीवियस ईयर ही डिस्कस करेंगे। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन दिया है कि यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, न कि अम्ल में जल डाला जाना चाहिए। अभिकथन दिया है, जबकि इसका तर्क क्या है कि अम्ल का तनुकरण करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपको बताना है अभिकथन सही है, तर्क सही है या दोनों ही सही है। तर्क अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है, आप बताएंगे। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों ही सही है तथा आर जो है एक ही क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में
वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। अभी हमने एक और क्वेश्चन इसके पहले डिस्कस किया था, वैकल्पिक अवधारणा क्या होते हैं, ठीक। तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सा इसकी विशेषता नहीं है, ठीक। तो पहले जो विशेषता अभी मैंने आपको बताया उससे आप देख के एक बार इसको हटा लेंगे। विशेषता क्या है, विचार अवलोकीकृत विशेषताओं में से विकसित होते हैं। विचार कारण और प्रभाव तर्क दोनों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। विचार स्थिर होते हैं या विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। तो इसमें हमें विशेषता नहीं बताना है, मतलब कि विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते। विकल्प दूसरा हमारा सही है, ठीक। बाकी सारी इसकी विशेषताएं ध्यान में आप रखेंगे। ओके, सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्प करे, आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ एक बार से जाते वक्त चैनल को अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करते जाएंगे। और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो भी और ना आई होगी तो भी प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाइएगा और शेयर भी। ओके, थैंक यू।